हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें आपका 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न बने थे, आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है। और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें हम, और वन बाय वन हम सारे एग्जामों को 30 प्रश्न करके कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर का नाम देखेंगे। पेपर का नाम कौन सा है, लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, जो परीक्षा 2021 में हुई थी। जो लेवल है क्लास 1 to 5 वाला, परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसमें हम प्राइमरी लेवल का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का, और सारे के सारे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है। तो जल्दी से हम अपना रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और विकास के सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें कोहलर की, तो कोहलर जो थे वो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोहलर कौन थे, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, और इन्होंने सूझ के द्वारा जो सीखना है वो बताया था। तो सूझ के द्वारा व्यक्ति सीखता है। चलो अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा से संबंध जो है ना, इसमें आपने सुना होगा मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत है जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकास से संबंधित आपको पता होगा जीन पियाजे जुड़े हैं। चलो सेकंड आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने टोटल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। ठीक है। तो 14 होती हैं, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिविटी, या हम बोलें सृजनात्मकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है चौथा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अगर हम बात करें स्किनर, कोहलर, थर्नडाइक, पावलोव। तो कुत्ते पर जो प्रयोग है वो किसने किया था, पावलोव ने किया था। 1904 में इन्हें नोबेल भी मिला था इसके लिए। चलो अगर हम बात करें स्किनर की बात करें, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, तो ये चूहा हो जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी या बनमानुस पर किया था, जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, सुल्तान, जिसे हम क्या जानते थे, सुल्तान के नाम से। थर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलो तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। चलो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, निम्न में से ये तो हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा, युत्सा क्या है। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना या संवेग है। तो हम बात करेंगे युत्सा जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। टोटल आपको बताया है मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और हर एक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति जो है युत्सा जो है, इसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये क्रोध संवेग इससे जुड़ा होता है, या हम कहें इसका ये अर्थ होता है। ठीक है ना। जैसे एक आपने हास का नाम सुना होगा, हास से कौन सा संवेग जुड़ा होता है, आमोद, क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है। चलो तो आपने देखा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं और 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। चलो आगे है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसमें हमारे आर्थिक तत्व, वंशानुगत, शारीरिक और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आठवां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम,
द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ऐसे का विकास सिद्धांत नहीं है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऐसे थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ ऐसे का मतलब क्या है, सा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये निरंतर विकास का सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया और परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सिद्धांत है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें ये जो कथन है वो किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका हरलॉक, हरलॉक ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन होती हैं, याद रखना होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलर, गेस्टाल्ट या थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। आपने देखा ये सीखने का प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके द्वारा क्या है, जो व्यक्ति सीखता है वो प्रयत्न और भूल के साथ सीखता है, ठीक है। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, ये भी याद रखेंगे। चलो, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। औसत का मतलब है, या हम कहें एवरेज या सामान्य, तो सामान्य वाले का याद रखना हमेशा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 109 के बीच। इससे नीचे आएंगे तो थोड़ी बुद्धि के कमज़ोर वाले मिलते जाएंगे और इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़े बुद्धि ज़्यादा वाले मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 110 से 119 वाला या 110 से 114, ये जो एवरेज वाला है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, तीव्र बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले क्या होते हैं, निर्बल होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो तरल, अब देखो इसमें याद रखना, ये चीज़ हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, तो आपको पता है, आपने देखा होगा तरल जो है क्रिस्टली ना करके लिक्विड समझ लेते। तरल चाय जो है, तरल क्रिस्टल जो है वो किस में रखे जाते हैं, केतली में। केतली का मतलब है जो चाय जो है किस में रखी जाती है, केतली में। तो इसका आंसर हो जाएगा केटल, ठीक है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। चलो आगे देखें हम, इसके साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत होते हैं बुद्धि के, जैसे एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक थर्स्टन ने दिया था। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको सीडीपी में बहुत कम समय में अगर आपको 25+ मार्क्स चाहिए तो आप देखो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सीडीपी के छोटे छोटे 10 मिनट के क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। 20 से 25 वीडियो हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। आपको हर एक वीडियो समझ में आ जाएगा और अपनी तैयारी को रिवीजन में अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हो जाएगा, एक ही दिन में आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो ये किसने दिया था, हल, स्किनर, हैगार्टी या थॉर्नडाइक। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्किनर हो गया। नेक्स्ट हमारा ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका इसमें परीक्षण निर्माण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है निम्न में से किसने दी थी। अगर हम बात करें तो विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे ने दी थी, इसके अलावा और ने भी दी थी। लेकिन विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी, पेशी, इंद्रिय जनित कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त
जो अवस्था होती है उसे हम 12 से 15 वर्ष तक की कहते हैं। तो ये जीन पियाजे के अनुसार थी। चलो नेक्स्ट देखेंगे, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसके बात करेंगे हम, तो ये व्यक्तित्व का जो मापन है इसमें किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, अधगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुचि। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप अधगम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं कर सकते हैं या लर्निंग नहीं कर सकते हैं। शैशव काल का समय क्या होता है? शैशव काल का समय क्या होता है तो आपको बताएं, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल शैशव काल होता है, शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से बाद उसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधगम कैसे होता है? तो इसमें से हमारे 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मानव का, हाँ, समग्र का मतलब पूर्ण रूप को देखा जाता है। ठीक है ना, फिर आपका ये होता है, चलो समग्र परिस्थिति का मतलब पूर्ण रूप का याद रख लेना, पूर्ण रूप या समग्र परिस्थिति याद रख लेना बस। आगे देखेंगे, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो पंचपद प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो अगर हम बात करें इसमें किसने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है, तो ये तुलना या चर्चा की है, तो ये कैनन के अनुसार या कैनन ने की है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, या क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि अनुकरण करके सीखता है बच्चा। चलो आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया था। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूल प्रवृत्ति 14 हैं। 14 के हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, जो किसने बताए थे? मैकडूगल साहब ने बताए थे। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डम्बिल का है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? इससे जुड़ा है। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन अगला हो गया 29वां देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण मानसिक परीक्षण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, स्टर्न, बर्नर और स्पियरमैन, इनमें से किसने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पियरमैन ने किया है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब अगले पेपर की ओर। अगला पेपर क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यूपी टेट 2021 का, इसमें हम बात करेंगे तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। पहला है कि इसमें केवल चूहों में, बिल्लियों में, केवल मनुष्य में, सभी प्राणियों में जन्मजात प्राकृतिक होती है। तो केवल, आपको याद रखना कभी भी सीडीपी पढ़ो तो ये केवल वाला जो ऑप्शन है हमेशा हटाकर चलना, आपके बहुत सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। तो ये कब किस में शामिल है? तो ये आपका 21A में ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा वर्गीकृत किया था तो सुडोल काय हो जाएगा, लंब काय, गोल काय, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है। टीईटी जो कराई जाती है, टेट जो कराया जाता है, इसका मतलब क्या है, किस वजह से कराई जाती है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, अभिवृत्ति या मूल्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिक्षमता या एप्टीट्यूड के लिए कराई जाती है, इसका उद्देश्य होता है। चलो, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से स्मृति का व्याख्या करता है, मेमोरी का। चलो, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट ने दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा क्या पूछा है, भिन्न है मतलब अलग है। तो पहले तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अभिक्षमता हो जाएगा, एप्टीट्यूड। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है बुद्धि का, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे, द्वितत्व का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। एक तत्व द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया आपका, ये आपका बेनेट टर्मन स्टर्न ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलो, आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से लार ग्रंथि नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई थी। संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पहला है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो हमसे दूसरे नंबर का पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इनमें से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। तो इनमें से देखो, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अगर हम बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत का, तो व्यवहारवाद से कौन जुड़े थे, वॉटसन, जेबी वॉटसन। सामाजिक अधिगम की हम बात करेंगे तो अल्बर्ट बंडूरा। अच्छा, ये गलती से टिक गलत हो गया, सामाजिक होना था। इसमें हमारा अल्बर्ट बंडूरा का जो है ना संबंध, वो किससे था, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। व्यवहारवादी किसे में जाना जाता है, जेबी वॉटसन को। संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के लिए कौन से हैं, जो सिगमंड फ्राइड हैं, वो याद रखेंगे। चलो, आगे देखेंगे, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अभिप्रेरणा, परिपक्वता, थकान या रुचि। तो आपने देखा होगा, जो सीखने में रुकावट जो होती है, जिसे हम पठार कह सकते हैं, वो थकान के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको सीडीपी मात्र एक दिन में पूरा रिवीजन करना है, तो इसी चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो टेट पे बहुत यूज़ आएगी। 20 से 25 वीडियो हैं आपके 10-10 मिनट की, और इससे कम भी समय हो सकता है। वो सारा का सारा आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताया है, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो अगर हम बात करेंगे, तो ये किसके मापन में होता है, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, जैसे टेट, सेट, एस, जैसे टीएटी परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण मॉर्गन मुरे ने दिया था। सीएटी बाल अंतर्निरोध परीक्षण, अब लियोपोल्ड वैलक ने दिया था। एसएटी सेंटेंस परसेप्शन टेस्ट वाला लियोपोल्ड वैलक ने दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट, आईवीटी, जो कि हरमन रोसा ने दिया था। तो इस प्रकार ये व्यक्तित्व के कुछ परीक्षण हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, खेल या व्यायाम होता है। तो ज़्यादातर ये सभी होते हैं, ठीक है। चलो, आगे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा
बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि की गणना कभी भी की जाए तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। तो पहले तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु होना चाहिए, फिर यहाँ पर गुणे में आपका 100 होना चाहिए, गुणा में 100 लिखा होगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? पहले तो लिखते मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और गुणे में 100, ये आपका IQ का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो विचारात्मक जो चिंतन है इसकी जो चर्चा है वो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? DB, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इनके तर्क में कौन शामिल नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखो हमारा प्रयोग होता है, अवलोकन होता है, सामान्यीकरण होता है, लेकिन कल्पना नहीं होती है। ठीक है, इमेजिनेशन ये शामिल नहीं होता है। आगे देखेंगे, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कि कोई बात हमने सीख ली है, अब वो से हम दोबारा याद कर रहे हैं, तो याद करने में जो असफलता हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति या विस्मरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? हमने क्या बोला था? मानसिक आयु 8 वर्ष है तो 8 वर्ष लिखेंगे आप ऊपर, और 5 वर्ष का मोहन है तो 5 लिखेंगे नीचे, गुणे में लगा देंगे 100, इससे हमारा बुद्धि लब्धि निकल आता है। हमने पीछे ही फॉर्मूला देखा था। 5 से काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे कितना होता है? 160। तो 160 जो होगा इसका हमारा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो IQ लेवल है वो स्तर मंद बुद्धि के बालकों के लिए है? तो सबसे छोटा जो स्तर है ना इनमें कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हमारा सबसे छोटा हमें लग रहा है 36 से 49 वाला, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य की तो एक बार सामान्य का और याद रख लीजिए, जिसे हम औसत भी कह सकते हैं। सामान्य जो बुद्धि है वो 99 से लेकर आपका 109 तक, यानी कि ये बहुत पूछी जाती है, तो इस वजह से इसका आंकड़ा भी याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है ना उच्च में आ जाएंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे हम IBT कहते हैं। इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी इसकी कि ये व्यक्तित्व से संबंधित कुछ टेस्ट हैं। तो व्यक्तित्व पर जो पर्सनालिटी है इससे संबंधित टेस्ट होता है IBT। यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा ऐसा है कि भूलने का कारण नहीं है? अगर इसमें हम सीखने की कमी करेंगे तो भूल सकते हैं, स्मरण करने की इच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ हो सकती है, तो स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, ये अगर इच्छा होगी तो हम सीख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो इसमें ये सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो अगर हम बात करें 16 PF परीक्षण, TAT परीक्षण, रेवन परीक्षण या ड्रॉयमैन परीक्षण, तो रेवन परीक्षण जो है ना इन सबसे भिन्न है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा? मध्यांक का मतलब क्या है? हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब माध्य पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें माध्य बराबर या औसत बराबर क्या होता है? इन सबको टोटल कर लें। ठीक है ना, तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो इन सबका जो टोटल आएगा वो आपका टोटल कितना आ जाएगा? आपका 57। ठीक है, और बटा में कितनी संख्याएं हैं? ये आपकी 6 संख्याएं हैं, और उससे भाग कर देंगे तो ये हमारा बनेगा कितना? लगभग 9.5 के आसपास। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, औसत या माध्यांक क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर हम बात करें इनमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अगर हम बात करेंगे अगर इसमें, तो जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत है, वो पावलोव ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे हम RS थ्योरी कहते हैं, स्किनर ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत CL हल ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसे हम SR थ्योरी कहते हैं, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक्डुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। हमने बोला था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, वो पूरी ही याद रखनी पड़ेंगी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसका बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से देखो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से क्या लिख सकते हैं आप ऐसे समझें, प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं या प्रत्यक्ष ज्ञान हम लिख सकते हैं इसमें। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, अभी इस आप कहेंगे ये रिपीट कैसे हो गया है? तो ये कौन सा है, जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 1 to 5, और इसी पेपर के दौरान जो है ना पेपर कैंसिल करा दिया गया था, जो 28 नवंबर को हुई थी, उसके बाद जो है ना जनवरी में आयोजित हुई थी दोबारा से। तो ये कौन सा पेपर है जो आपका निरस्त कर दिया गया था? तो इसके भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये अभिवृत्ति का नियम हमारा मूल नियम नहीं है। ठीक है, ये गौण नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या है? कोहलर तथा कोफका हैं या गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है वो सूझ के द्वारा सीखता है। तो सबसे पहले पूरी समस्या का पहचानता है, उसके बाद सूझ आती है, तो सूझ के द्वारा वो सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो है, अब आगे देखेंगे। चलो, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायगोत्स्की हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। हेरिडिटी जीनियस ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब देखो, जीनियस लोग जो होते हैं, इसकी ट्रिक बता रहे हैं। हेरिडिटी जीनियस का मतलब, जीनियस जो लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन जानते हैं ना, माप तौल में, यानी कि जो जीनियस लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन का मतलब हो जाएगा आपका गाल्टन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और हाँ, आपको अगर सीडीपी एक दिन में पूरा रिवीजन करना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो हमने इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है सीडीपी का, आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 10-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक को कवर कराया गया है। उसमें 25+ नंबर आप ला सकते हैं, जल्दी से देखेंगे। चलो आगे देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि या शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुनः प्रतिपुष्टि। आगे देखेंगे, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, विचार प्रवाह है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओसबॉर्न है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? CD मॉर्गन, HA म्यूर, ए और बी दोनों, या JL मोरेना। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपको देखना है, तो ये क्या है? SR थ्योरी है। तो अभी हमने पीछे बताया था, तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनका जो थ्योरी है, ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इनमें से कौन कौन से? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक और सभी। तो देखो सभी ऑप्शन है, तो ज़्यादातर यही आपको लगाना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पियाजे ने, और ब्रूनर ने, गार्डनर ने या बायगोत्स्की ने। तो अगर हम बात करेंगे जो बहुबुद्धि का मतलब है बहुत बुद्धि। इसकी ट्रिक बता रहे हैं, बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? जब हम टहले जाते हैं गार्डन में। कहाँ जाते हैं? गार्डन में। जब हम टहले जाते हैं वहाँ हरी घास होती है, ठीक है, हम बिना चप्पल या जूते के चलते हैं वहाँ पर, तो हमें क्या है? ज़्यादा बुद्धि आती है। तो ये समझ ले, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत।
चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी विधियों को भी हमने वहाँ पर कवर कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलो 17वां क्वेश्चन है हमारा कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पक्ष होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है गलत वाक्य को चुनें, तो इसमें से गलत वाक्य को चुनना है। 18वां क्या हो जाएगा? छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो आपने देखा होगा जो शिक्षा का अधिकार है वो 21 है, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, तो शिक्षण के कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है? देखो जब तक ऑप्शन सभी मिल जाए तो हमें वही लगाना है, ज़्यादातर आंसर यही निकलता है। तो मूल्यांकन हो गया, उपचारात्मक हो गया, निदानात्मक, ये सभी कार्य इसके हो जाएंगे। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब क्या क्या कंडीशन होंगी? देखो शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, गलत है। तो ये विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, केवल लिखने पर बल हो, तो हमने क्या होगा, ये सारे नेगेटिव को दर्शाते हैं, है ना। हमसे यही पूछा था कि सबसे कम कैसे होगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाना चाहिए, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा रूपांतरण सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा रूपांतरण। आगे देखेंगे। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? मेसोफॉर्मिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक? अगर हम बात करेंगे इसकी तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा निम्न में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, तो ये सभी इसके घटक होते हैं अभिप्रेरणा के। चलो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड या बी और सी? तो इसमें हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड इसके जनक हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या व्यक्तित्व निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार और रूपांतरण के द्वारा? तो अब देखो ये यहाँ पर एक क्यू दिया गया है, जैसे यहाँ त्रुटि के द्वारा सीखना, तो आपने देखा था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये तो दे नहीं सकते फिर। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी रहता है? तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा स्तर होता है। नेक्स्ट देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब बात करेंगे 2019 के पेपर के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक